हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 7वां क्लास का है, ये 7वां कक्षा का है और ये इतिहास से संबंधित है। और ये अध्याय 1 है। जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप सबों को पता है कि एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को लाए जाते हैं हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इससे संबंधित है आज हम देखेंगे हिस्ट्री का पेपर। और हिस्ट्री का ये पहला अध्याय होगा, जो टॉपिक है कहाँ, कब और कैसे। तो इसके माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो एक इतिहास अतीत का एक हम लोगों के सामने एक अतीत की बातों को लेके आता है। क्योंकि इतिहास का मतलब ही होता है अतीत की जानकारी। इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि वो बीत चुका है, सिर्फ उसके बारे में हम लोगों को जानना है, उसको सिर्फ कहानी की तरह सुनना है, ये नहीं। बल्कि इतिहास का मुख्य उद्देश्य होता है कि अतीत में जो भी कमियां घटी हुई है, जो त्रुटियां हुई है, उन सारी बातों से सीखें और उससे अपने वर्तमान के जो समय है उसको सुधार कर सके। और अतीत में बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखने वाली बात होती है, उन सबको वर्तमान में हम लोग लागू कर सकते हैं। ये सारी बातें इतिहास का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अतीत के बारे में, कि अतीत की जानकारी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई और हमें अतीत की जानकारी क्यों इतना ज़रूरी है जानना, ये सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हम लोग अतीत के बारे में जानकारी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में मतलब कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इन सारी बातों में। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम लोग को जानने के लिए आज के समय में हम लोग आजकल क्या करते हैं, कल क्या हुआ तो उसकी जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिल पाती है, टेलीविज़न के माध्यम से, मतलब टेलीविज़न में जो न्यूज़ होते हैं उनके माध्यम से जान पाते हैं। और आजकल हर घर में अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी पढ़ के हम लोग कल क्या हुआ था उसके बारे में जान पाते हैं। और पिछले साल मतलब कुछ साल पहले क्या हुआ था उसकी भी जानकारी हम लोग ऐसे व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से बात करके हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उस वक्त पे स्थित थे, उस समय लोग, जो वो व्यक्ति उस समय वहाँ रहे होंगे, उसके माध्यम से भी हम लोग कई साल पुरानी बातों को भी हम लोग जान पाते हैं, है ना। तो इस सारी बातों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग कल क्या हुआ था और कई वर्षों पहले क्या हुआ था, उन सारी बातों को हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास ये करेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत से हम लोग क्या सीख सकते हैं, अतीत से हम अपने वर्तमान समय में सुधार कैसे ला सकते हैं, है ना। ये सारी बातें हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, अतीत से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि लोग उस वक्त पे लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे। आजकल तो हम लोग जीन्स पैंट, और महिलाओं के लिए तो बहुत सारी वैरायटी हैं, है ना। तो उस वक्त पे माने जो प्राचीन समय था, उस वक्त लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम लोगों को इस अतीत के माध्यम से प्राप्त हो पाता है। और आजकल लोग क्या करते हैं, अपना जीविका चलाने के लिए कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त पे लोग क्या करते थे, तो उस वक्त पे लोग आखेटक थे, है ना, शिकारी, मतलब जानवर का शिकार करते थे, पशुपालक थे, खेती बाड़ी करते थे, कोई राजा थे, कोई व्यापारी थे, कोई पुरोहित थे, पुरोहित मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान काम करते हैं, है ना, कोई शिल्पकार थे, कोई कलाकार थे, कोई गीतकार, और तो कुछ वैज्ञानिक तरह के भी लोग रहा करते थे। तो इन सारी बातों को भी हम लोग अतीत के माध्यम से जान पाते हैं।
ठीक है, अतीत से ही हम लोग सीख पाते हैं कि उस समय में लोग किस तरह से रहा करते थे, अपना जीविका चलाने के लिए क्या काम करते थे। तो ये सारी बातों को हम लोग जान पाते हैं। और यही नहीं कि हम यह भी देख पाते हैं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय लोग किस तरह के खेल खेलते थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। उस समय लोग क्या खेल खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, या कौन सा गीत को गाया करते थे। मतलब सामाजिक जीवन उन लोगों का कैसा था, रहन सहन कैसा था। तो ये सारी बातें हम लोग अतीत के माध्यम से जान पाते हैं। ठीक है, अतीत हम लोगों को सामाजिक जीवन बता सकता है, राजनीतिक जीवन बता सकता है, या फिर आपका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर एक बातों का यहाँ पे ज्ञान हम लोगों को अतीत के माध्यम से प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वर्तमान में हम लोग तो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, लेकिन आपके जब आने वाला जो पीढ़ी होगा वे लोग अभी क्या हो रहा है वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन उस वक्त जो भी टेक्नोलॉजी होंगे, है ना, जैसा भी न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी होगा उसके माध्यम से वो लोग इस समय के, मतलब वो समय के लिए जो आज का जो समय है वो अतीत कहलाएगा। ठीक है, तो इससे वे जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और अतीत हम लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियाँ बताते आ रहा है। ठीक है, तो आजकल हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जो है, हम लोग जैसे भारत देश में रहते हैं, हम सबके पास कच्चे कच्चे मकान है, पक्के मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई फ्लैट में रहता है, कोई बंगलों में रहता है ना। तो उस वक्त पे लोग किस तरह से रहा करते थे, अतीत हम लोगों को ये भी बताता है। ठीक है, जो इतिहास है वो हम लोगों को ये भी जानकारी प्रदान कराता है कि उस वक्त पे लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वो सब कुछ बताता है ना। जैसे ये भी कहा जाता है कि जो कई लाख वर्ष पहले की बात है, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे, है ना, इस नदी के तट पे। अब हम लोगों को जानना ये भी है कि अब यहाँ पे इस नदी तो बोल दिया है, लेकिन कौन सी नदी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जैसा आप सबों को अभी यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक नदी के बारे में बात हो रहा है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रहा करते थे, तो ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे किस नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है आपका नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो आप सबों को ढूंढना है नर्मदा नदी कहाँ पे है। अगर आप सबों को नहीं दिख रहा है तो आपको बताते चलो, ये रहा आपका नर्मदा नदी जो आपका मध्य प्रदेश से बहता है। ठीक है, ये हो गया नर्मदा नदी। यहीं पे है आपका सोन नदी भी शुरुआत है, विंध्य पहाड़ियाँ जो है ये सारी की सारी इसी जगह से होती है। ठीक है, तो ये सारी है यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे देख लिए है नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो अब हम लोग चलते हैं ये स्लाइड में। तो यहीं पे बोल रहा है कि इस नदी पे लाखों वर्ष पहले लोग रहा करते थे। यहाँ रहने के लिए जितने भी लोग वहाँ रहते थे, आरंभिक जो जितने भी लोग थे, वे लोग कुशल एक संग्राहक के रूप में भी काम करते थे। वहाँ पे कलेक्शन वे लोग करते थे। ठीक है, एक कुशल संग्राहक कहलाते थे, जो 1 लाख वर्ष पहले की बात यहाँ पे कही जा रही है नर्मदा नदी के तट पे। तो वे लोग जो थे, जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे, वो लोग एक कुशल संग्राहक के रूप में भी माने जाते थे। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि वे लोग जो थे, जो आसपास के जितने भी जंगल थे, है ना, जंगल थे और वे सारी की चीज़ों से वे लोग परिचित रहते थे। जंगल संपदा, जितने भी विशाल संपदा है, वे सबसे वे एकदम परिचित थे। वे लोग जानते थे कि ये कहाँ पे क्या मिल सकता है, कहाँ पे खाने के लिए क्या मिल सकता है। ठीक है, ताकि वे लोग एक संग्रह कर सके। और साथ में ये भी कहा रहा है कि वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और साथ ही साथ जंगल के अन्य उत्पादकों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे, है ना। जैसा आप सबों को यहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ उस समय के जो लोग थे वो एक कुशल संग्राहक के रूप में जाने जाते थे, और वे लोग जंगलों से पूर्ण रूप से परिचित थे, और वे जंगलों से ही वे भोजन
प्राप्त करने के लिए, भोजन को संग्रह करने के लिए जो जड़ होते थे, पौधों के जड़ हो गए, फल हो गए और जंगल से जितने भी उत्पाद उत्पन्न होते हैं वे सबों को वे लोग संग्रह करके रखते थे आने वाले समय के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे, आखेट भी किया करते थे। वे लोग आखेटक के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उत्तर पश्चिम की यहाँ बात कही जा रही है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मानचित्र में देखते हैं उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है। थोड़ा जूम कर लीजिए। आपका उत्तर पश्चिम की बात हो रही है तो आपका ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर पूर्व की बात हो रही है, मतलब इस समय इस एरिया का, क्योंकि उस वक्त पे जो वर्तमान पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वो सारे इधर के ही एरिया कहलाते हैं। अफ़गानिस्तान माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान सब जो है वो भारत का ही क्षेत्र पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ भारत की दृष्टि से नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप की दृष्टि से भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो बात हो रही है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी और हो गया किरथर पहाड़ी, जो आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र पे ये एरिया पड़ता है। तो बात कहा जा रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो इस पहाड़ी के जो क्षेत्र पे रहने वाले लोग थे लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहीं पे गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। ठीक है। सबसे पहले अगर बात कहा जाता है कि गेहूं और जौ की खेती इस उपमहाद्वीप में कहाँ हुई, तो वो हुआ आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है। वहीं पे उस वक्त पे गेहूं और जौ सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 8000 वर्ष पहले की बात है, वहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू की गई। और उन्होंने ही, मतलब किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र के लोग ही, उन्होंने ही भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वो लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और एक पशुपालन का भी यहाँ पे काम शुरू कर चुके हैं, है ना। अब बात हो रहा है 8000 वर्ष पहले का। और यही लोग गांव में रहते थे, मतलब उस वक्त गांव का निर्माण हो चुका था, एक समूह का निर्माण हो चुका था। ठीक है। और उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाने की बात यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है। तो चलिए गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी को देखते हैं। आपका पूर्वी क्षेत्र की बात की गई तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका गारो पहाड़ियाँ, और साथ ही साथ कहा गया विंध्य पहाड़ी के बारे में। तो मध्य भारत में हो गया विंध्य पहाड़ी और पूर्वी भारत में हो गया गारो पहाड़ी। तो यहाँ पे चलिए क्या हुआ था ऐसा, तो यहाँ पे हुआ था आपका गारो पहाड़ी में, तो जो लोग हैं उस वक्त में कृषि का जो विकास हो चुका था, कृषि का विकास हो चुका था और वहाँ पे सबसे पहले चावल का खेती शुरू किया गया, चावल का उत्पादन शुरू किया गया, चावल की कृषि शुरू की गई। और 8000 वर्ष पहले आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी में गेहूं और जौ की खेती शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मानचित्र भी देख लिए। अब यहाँ पे फिर मानचित्र की बात हो रही है। तो मानचित्र में क्या कहा जा रहा है कि मानचित्र पे सिंध और इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए हम लोग मानचित्र में चलते हैं। सिंध और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन है, ये हो गया आपका सिंध नदी। ठीक है। और सिंध नदी का जो सहायक नदी है वो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सारे के सारे आपके सहायक नदी हैं। ठीक है। तो यहीं पे कहा जाता है कि तो सहायक नदी क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की बात है। सहायक नदी हम उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी होती है जिस पे
बहुत सारे नदियाँ मिल जाती है उस बड़ी नदी में, उसी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। जैसे सिंधु नदी आपका सबसे बड़ी नदी है, जिसपे आपका रावी, चेनाब, सतलज ये सारे के सारे मिल आए, तो आपका रावी, चेनाब, सतलज जो हो गया आपका सहायक नदी कहलाया। ठीक है, तो उसी क्षेत्र पे लगभग 4700 वर्ष पहले की बात है और इन्हीं नदियों के किनारे आपका आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, आरंभिक नगर कौन सा हो गया आपका? सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो उसी वक्त मतलब 4700 वर्ष पहले ही ये आरंभिक नगर का विकास हो चुका है। और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्तीय इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हो चुका है। ठीक है, गंगा नदी हो गया और उसके आसपास के जितने सहायक नदी है, उस समय नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है, ये बात कहा गया है। अगर बात होता है सहायक नदी सिंधु के किनारे नगर फलने फूलने का, तो वो 4700 वर्ष ईसा पूर्व की बात हो गई। माफ कीजिएगा, ईसा पूर्व नहीं, वर्ष पूर्व। ठीक है, 4500 वर्ष पूर्व का हो गया। और आपका गंगा नदी के किनारे गंगा नदी का जो क्षेत्र है, उसके आसपास जो नगरों का विकास हुआ, वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब हम लोगों का पता लगाने के लिए बोल रहा है गंगा और उसकी सहायक नदी। तो चलिए मानचित्र में चलते हैं। गंगा नदी कहाँ पे है? तो ये हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे हो गया गंगा नदी। तो इसमें जो सहायक नदी हो गई, ये सारे हो गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें गंगा नदी के तट के बारे में क्या बात हो रही है। तो जो गंगा नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाते थे। जो वर्तमान में हम लोग बिहार राज्य जो हो गया, वो हो गया आपका मगध कहलाता था प्राचीन काल में। और उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र कौन है? वर्तमान का जो बिहार की राजधानी जो पटना है, उसका ही प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और उसमें उस वक्त जो मगध शासन था, मगध साम्राज्य था, वो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, और उसमें जितने भी शासक थे काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना भी किया था। और मगध का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बृहद रूप से फैलता हुआ जा रहा था। ठीक है, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई मगध के द्वारा। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कुछ बातों को, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही बातों को जाने हैं अतीत के बारे में। अतीत के माध्यम से हम लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये सारी बातों को हम लोग जाने हैं। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।